आई वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर ऑफ मेटलर्जी। सो लास्ट क्लास में हम लोग रिफाइनिंग स्टार्ट कर दिया था, एलिंगम डायग्राम खत्म हो गया था, हमने रिफाइनिंग जो है स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, राइट। तो अभी हम लोग रिफाइनिंग में मुझे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना है वो क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा बिकॉज इलेक्ट्रो का कंसेप्ट है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके एग्जाम्पल्स देख लो सबसे पहले, फिर मैं आगे एक्सप्लेनेशन देता हूं कि रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में रिफाइनिंग इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में रिफाइनिंग इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक लेक्चर रिकॉर्ड करो। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग is done by electrolysis. ठीक है, इन दिस केस, राइट। नाउ अभी यहां पे सबसे पहले बेसिकली हाँ, तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग इसमें एक चीज देख लेते हैं, ये होता कैसे है। इसमें व्हाट इज डन, एनोड जो होता है, मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिया था इलेक्ट्रोलिसिस का, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन में, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने किया हुआ था। तो इसमें हम क्या बताएंगे, इसमें हम ये बताएंगे कि जो इम्प्योर मेटल है, बात को समझना, इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल का मतलब क्या है, विच इज टू बी रिफाइंड, जिसका रिफाइनिंग करना है, समझे क्या, विच इज टू बी रिफाइंड, इम्प्योर मेटल विच इज टू बी रिफाइंड is made anode. Impure metal which is to be refined is made anode, while cathode is the very thin sheet. Cathode जो है, this is the very thin sheet of same pure metal। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिर इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज नथिंग बट aqueous solution of salt of metal to be refined, or molten salt of metal to be refined. Getting ना, right? And इससे क्या होता है, परसेंटेज प्योरिटी जो होता है, this gives almost 99.9% प्योरिटी। ठीक है, देन मेटल्स which are refined by electrolysis or metals
metals subjected to electrolytic refining are, कौन कौन से मेटल्स जिनका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है? दिस लिस्ट इंक्लूड्स metals like aluminium, zinc, this includes aluminium. ये एग्जाम्पल्स याद होने जरूरी है, हर एक रिफाइनिंग मेथड में एग्जाम्पल्स याद होने जरूरी है, बिकॉज उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, मैंने पिछले क्लास में भी रिफाइनिंग में मेटल्स के एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन कराया था. मैंने प्रिंसिपल अंडरलाइन कराया था और एग्जाम्पल को अंडरलाइन कराया था. ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, राइट, देन उसके बाद कॉपर, फिर उसके बाद वी हैव lead, then we have silver, gold, etc. These are the metals which are subjected to electrolytic refining. समझे क्या? Right. Now what happens, अभी पहले लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं पूरा. पहले समरी लिख देता हूं इसमें. What happens? In this case, overall, during electrolytic refining, what will happen? Anode जो है, which is made up of impure metal, this anode itself will undergo oxidation. Anode itself will undergo oxidation, right, and form मेटल कटायन. अभी समझ में आएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस मैं ओवरऑल समरी लिख रहा हूं. एनोड इटसेल्फ विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म मेटल कटायन. दिस मेटल कटायन will enter into the electrolytic solution. ये जो मेटल कटायन है, this will enter into the electrolytic solution and eventually will get reduced over cathode. So basically यहां पे क्या हो रहा है? There occurs transfer of metal from impure metallic anode to very pure metallic cathode. There occurs transfer of metal from impure metallic anode to very pure metallic cathode. As a result, anode mass decreases and cathode पे mass increases. ठीक है. And lastly impure anode, यहां पे impure anode
इम्प्योर एनोड जो है, जैसे मैंने बताया कि इम्प्योर एनोड में क्या क्या है, इम्प्योर एनोड कंसिस्ट ऑफ मेटल, राइट. इम्प्योर एनोड इज मेड अप ऑफ व्हाट? एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल ना, जिसको रिफाइन करना है. एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल विच इज टू बी रिफाइंड. सो इट कंसिस्ट ऑफ मेटल, इट कंसिस्ट ऑफ reactive impurities, it consists of reactive metallic impurities, reactive metallic impurities, and it consists of impurities of least reactive electropositive metals जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. ठीक है. तो यहां पे जैसा मैंने बताया कि जो मेटल है, इलेक्ट्रोलिसिस में मेटल का क्या होगा, मेटल जो है एनोड पे, जो इम्प्योर एनोड पे जो मेटल वाला पार्ट है, दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड, जो बताया, एंटर्स इनटू सॉल्यूशन, राइट, एंड गेट्स डिपॉजिटेड ओवर कैथोड. राइट. मेटल का पार्ट तो मैंने बता दिया. अच्छा, अब ये जो रिएक्टिव मेटालिक इंप्योरिटीज हैं, रिएक्टिव मेटालिक इंप्योरिटीज जैसे जितने भी रिएक्टिव मेटल्स से दे कैन बी प्रेजेंट एज इंप्योरिटीज, जैसे आयरन हो गया, टिन हो गया, एक्सेट्रा. गेटिंग ना? सो दीज रिएक्टिव मेटालिक इंप्योरिटीज दे एंटर इनटू द इलेक्ट्रोलाइट. ये इलेक्ट्रोलाइट में एंटर कर जाते हैं एंड remain as soluble ions, while जो impurities of least reactive electropositive metals हैं, because ये oxidize तो हो नहीं सकते, getting ना, they remain as soluble cations, they remain as soluble cations. ये जो reactive metallic impurities हैं, they enter into the electrolyte as cations, क्योंकि reactive metals है ना, तो एनोड पे एनीवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. तो ये मेटालिक इंप्योरिटीज भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट में एज कैटायंस एंटर कर जाते हैं और वो सॉल्युबल कैटायंस के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं. समझे क्या? जबकि इंप्योरिटीज ऑफ लीस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, यस, दे नॉट ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं होते, इस वजह से दे आर कलेक्टेड at the bottom of anode, collected at the bottom of anode as metallic impurities only, right, and it is known as anode mud. ये चीज है, समझे क्या? इट इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ एनोड एंड इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज एनोड मड. बात समझ में आई क्या? राइट. नाउ लेट मी जस्ट टेक द एग्जांपल. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में एग्जांपल लेता हूं. एग्जाम्पल है, जैसे अभी समझ में आएगा पूरा. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक. बात समझे क्या? तो यहां पे
यहां पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, एनोड जो है क्या होगा, एनोड विल बी impure zinc having number of impurities, right? Cathode will be what, thin sheet of, suppose करो हमें जिंक को रिफाइन करना है, and let us suppose that this is the, let us suppose that दिस इज द पीस ऑफ जिंक विच इज टू बी रिफाइंड, ठीक है। तो ये जो है इम्प्योर जिंक टू बी रिफाइंड, ये सपोज कर लो इम्प्योर जिंक है विच इज टू बी रिफाइंड, ठीक है। तो फिर यहां पे एनोड जो है क्या होगा, एनोड विल बी इम्प्योर जिंक विच इज initially a thick sheet or block, right? Then cathode क्या होगा, cathode will be a very thin sheet, a very thin sheet of pure zinc, a very thin sheet of pure zinc, बात समझेगा, राइट, कैथोड, राइट। नाउ अभी जो है a very thin sheet of pure zinc, इलेक्ट्रोलाइट क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया कि जिस मेटल को हमें रिफाइन करना है उस मेटल के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन या उसका मोल्टेन सॉल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट सपोज करो मैंने ले लिया क्या, एक्वस, सपोज मैंने ले लिया एक्वस, या अभी के लिए समझने के लिए मोल्टेन ZnSO4 सोल्यूशन, मोल्टेन ZnSO4 ये मैंने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट अभी के लिए समझने के लिए, ठीक है, राइट। तो अभी अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, अगर इफ आई मेक द सेटअप ओवर हियर, एंड मैं इसका सेटअप बना देता हूँ फटाफट से, ये ऐसे, और ये इस तरह से, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि एनोड जो है इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल वाइल कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई विल जस्ट अरेंज द बैटरी, इस तरह से, या वेट, दिस, सो ये जो है दिस बिकम्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस बिकम्स द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। एंड यहाँ पे सपोज करो
इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इधर पे इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया गया है, इतना जो है इलेक्ट्रोलाइट हैज बीन फिल्ड अप, एंड ये मान लेते हैं कि दिस इज molten ZnSO4. Let us assume that this is what? This is molten ZnSO4. This is molten ZnSO4. ठीक है, अभी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि एनोड जो है इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड कैथोड जो है इट इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जो है हमें क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला दिख रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लेबल कर देंगे, दिस इज व्हाट, एनोड, which is made up of what? Which is made up of impure zinc, which is made up of impure zinc, right? And next one, ये जो है this is cathode, this is cathode which is made up of pure zinc। बात समझे क्या? राइट, नाउ अब देखो, अभी यहां पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो what will happen when electric current is passed? Obviously, electrolyte जो है मैंने बताया था ZnSO4 will break to give Zn plus 2 plus SO4 minus 2। ठीक है, अब बात को सुनना ध्यान से, शुरुआत करो हमेशा किससे, एनोड से। शुरुआत हमेशा किससे करनी है, शुरुआत हमेशा करनी है हमें एनोड से। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि A for anion and A for anode, A for anode। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, इसका मतलब मैंने बताया था कि therefore anion will migrate towards anode। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रोलाइट में हमें anion क्या दिख रहा है, anion प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में हमें क्या आयन दिख रहा है, कौन सा आयन प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट में, सल्फेट आयन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन प्रेजेंट है दैट इज व्हाट, सल्फेट आयन, दैट इज सल्फेट आयन। ठीक है, राइट, तो देयरफॉर सल्फेट आयन दिस विल migrate towards anode। ठीक है, this will migrate towards anode, right? now जब ये एनोड पहुंचेगा, बात को सुनना, मैंने क्या बताया था, एनोड पे जा करके जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसको ऑक्सीडेशन होगा, समझे क्या? राइट, एट एनोड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या, ऑक्सीडेशन अकर्स एनोड पे, राइट? तो एनोड पे जो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, स्पीशीज हैविंग greater oxidation potential will be oxidized first। ये मैंने बताया था,
जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पढ़ा रहा था कि एनोड पे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन जो है पहले होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, कंपटीशन फॉर ऑक्सीडेशन, एक तो क्या है, सबसे पहले क्या है कंपटीशन फॉर ऑक्सीडेशन, एक तो है पहला एनोड मेटल इटसेल्फ, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रो में, अभी बस मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अब तो अभी जैसा बता रहा हूं वैसा सुन लो, एनोड मेटल इटसेल्फ, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एनोड जो मेटल है इट इज मेड अप ऑफ जिंक ना, एंड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ जिंक, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जिंक तो हम जानते हैं रिएक्टिव मेटल होता है, और रिएक्टिव मेटल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा होता है। तो एनोड मेटल इटसेल्फ मतलब क्या, Zn gives Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका E नॉट ऑक्सीडेशन कितना, E नॉट Zn से Zn प्लस टू, ये होता है कितना, प्लस 0. ये होता है कितना, प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है, राइट। मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, तो डेफिनेटली इसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। एंड दूसरा क्या है, जो एनायन गया है, दूसरा क्या है, एनायन गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट एनायन। अभी देखो सल्फेट एनायन को ऑक्सीडेशन कैसे होगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि जिंक मेटल और सल्फेट एनायन में किसको ऑक्सीडेशन पहले होगा, ठीक है। तो यहां से पहले ये देख लो सल्फेट एनायन को ऑक्सीडेशन कैसे होगा। सल्फेट जो है, आई विल मेक द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट, ये ऐसा प्लस ये ऐसा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन दोनों पे क्या है, दोनों पे क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक है। सो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, दिस ऑक्सीजन विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस ऑक्सीजन विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दो सल्फेट आए, तो जब ये दोनों के दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो what will happen, it will result in the formation of S डबल बॉन्डो, ये वाला ऑक्सीजन एज इट इज, किसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसी तरह से S डबल बॉन्डो ये एज इट इज, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अभी इसके पास एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया, इसके पास एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया, तो ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम क्या करेंगे, बोथ द ऑक्सीजन एटम्स विल ज्वाइन टुगेदर। और एक्चुअली इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब बेसिकली ये जो है therefore ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट। तो अगर सल्फेट को ऑक्सीडेशन किया तो क्या आ रहा है, 2SO4 - 2 gives what, S2O8 - 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हमने पढ़ा था ना, मार्शल्स एसिड, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का एनायन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पर ऑक्सी डाइसल्फेट, ठीक है, राइट। अब देखो जरा, ये जो सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फेट कैसा है, नॉन मेटालिक एनायन है ना, एनायन है तो जनरली नॉन मेटल का है। तो नॉन मेटल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो जनरली कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नॉन मेटल्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो जनरली हायर होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां से
ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑक्सीडेशन कहां से कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फेट से H2O8 -2, ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज एक्चुअली व्हाट, नेगेटिव, दिस इज एक्चुअली अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि जो कंपटीशन फॉर ऑक्सीडेशन है, कंपटीशन फॉर ऑक्सीडेशन किसके बीच में है, एक तो मेटल इटसेल्फ है और एक जो है एनायन है, ठीक है। मेटल इटसेल्फ अगर ऑक्सीडाइज होगा तो उसका ई नॉट ऑक्सीडेशन कितना है, +0.76, और अगर एनायन ऑक्सीडाइज होगा उसका ई नॉट ऑक्सीडेशन कितना है, नेगेटिव है, ठीक है। तो देयरफॉर यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चलेगा कि सिंस ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ Zn से Zn+2, मतलब क्या, एनोड मेटल। ध्यान रहे, मेटल तो हमेशा कैसा होता है, मेटल का काम ही ऑक्सीडाइज होना, मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीडाइज होके। तो हमेशा ध्यान रखो जब कभी भी कंपटीशन हो बिटवीन मेटल एंड द एनायन फॉर ऑक्सीडेशन एट एनोड, हमेशा मेटल का ही ऑक्सीडेशन होगा, एनोड मेटल का ही ऑक्सीडेशन होगा। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तुमको इलेक्ट्रो में, ठीक है। सिंस ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड मेटल इज मोर देन ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट, ठीक है, H2O8, therefore यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगा, क्या चीज, यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सुनना ध्यान से, यहां पे मैं लिख रहा हूं इम्प्योर जिंक एनोड, इम्प्योर जिंक, ठीक है। तो इम्प्योर जिंक में बताओ जरा क्या क्या है, इम्प्योर जिंक में एक तो जिंक है, एक रिएक्टिव मेटल इम्प्योरिटी है, यस, और एक क्या है, लेस रिएक्टिव या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इम्प्योरिटी। इसमें बेसिकली जो इम्प्योरिटी होता है वो आयन का होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा Zn+2 इलेक्ट्रॉन, यस, एंड दिस विल enters into electrolyte, enters into what, electrolyte, right। फिर जो रिएक्टिव मेटल इंप्योरिटी है आयन, आफ्टर सम टाइम रिएक्टिव मेटल इंप्योरिटी स्पेशली आयन, ये भी क्या होगा, आयन से N+2 इलेक्ट्रॉन, रिएक्टिव मेटल इंप्योरिटी दिस N+2 remains in electrolyte, remains in electrolyte, remains in electrolyte, yes, and then what, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इंप्योरिटी है, ये जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इंप्योरिटी है ये क्या करेगा, दिस विल कलेक्ट एज एनोड मड, कलेक्ट एज एनोड मड। बात समझे क्या, राइट, पहली बात, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जो एनोड है उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, उसमें जो है वी कैन सी दैट एनोड Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से Zn+2 क्या कर रहा है, Zn+2 उतर रहा है किसमें, ये जो Zn+2 ये उतर रहा है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट में खुद का भी क्या है, Zn+2 है, तो इलेक्ट्रोलाइट में आया और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट किया, इलेक्ट्रोलाइट में Zn+2 के फॉर्म में, ठीक है। अभी कैटायंस क्या क्या हो गए, कैटायंस क्या क्या हो गए, अब इतनी बात ध्यान रखो, इतनी बात ध्यान रखो, अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, एट कैथोड, एनोड के मैंने बता दिया, ठीक है। अभी अब देखो जरा, एट कैथोड, ठीक है। सो कैथोड पे क्या होगा, अब मेरी बात को ध्यान रखो, सुनो बात को ध्यान से, एट कैथोड
क्या होता है, रिडक्शन अकर्स, रिडक्शन अकर्स, ठीक है। हमें पता है क्या कि C फॉर कैटायन, C फॉर कैटायन एंड C फॉर कैथोड, राइट। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स cations migrate towards what, cathode, समझे क्या। अब यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, यहां पे इंपॉर्टेंट बात मैं ये लिख रहा हूं कि यहां पे मेजरली जो कैटायन प्रेजेंट है वो क्या है, कैटायन कौन सा प्रेजेंट है, कैटायन प्रेजेंट है जिंक, ठीक है, राइट, जिंक का कैटायन प्रेजेंट। तो अगर यहां पे जिंक का कैटायन प्रेजेंट है तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, Zn+2 Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, जिंक। ये जो है जिंक डिपॉजिटेड ओवर what, zinc cathode, this gets deposited over zinc cathode, ठीक है, this gets deposited over zinc cathode, right now। तो हमने यहां पे देखा therefore इसमें अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में ही पढ़ेंगे, उन सारी चीजों को मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूं। अभी रिफाइनिंग का जितना पार्ट था वो सब मैंने बता दिया, ठीक है। therefore हमने यहां पे क्या देखा, जिंक इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड, राइट। therefore mass of anode will decrease while mass of cathode will increase। एनोड का मास जो है वो डिक्रीज होगा, वाइल कैथोड का मास जो है वो क्या होगा, कैथोड का मास जो है वो क्या होगा, दैट विल इंक्रीज। बात समझ में आई क्या, राइट। सो दिस इज द केस, राइट। तो चलो अभी वापस चलते हैं। तो यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए, अभी मैंने जितना पढ़ा है बस उस पर ही ध्यान दो, ठीक है। तो यहां पे क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बता रहे कि मेनी ऑफ द मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, लेड एंड जिंक का नाम नहीं लिखा है, जिंक आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड, ठीक है। दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रिफाइनिंग। द इम्प्योर मेटल इज एनोड while a thin sheet of pure metal is cathode. The electrolytic solution से बता दिया, consists of generally aqueous solution of salt or complex of the metal, ठीक है। aqueous solution of salt हो गया, metal का कोई complex होगा, ठीक है, right। now अब क्या, on passing the current the pure metal is deposited on the cathode and equivalent amount of metal gets dissolved from the anode, ठीक है। हमने देखा एनोड से मेटल ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन में आ रहा था और वो मेटल किधर जा रहा था, वो कैथोड में जाकर डिपॉजिट हो रहा था, ठीक है। thus the metal is transferred from important thus the metal is transferred from anode to cathode through the solution। अब देखो इंप्योरिटीज की बात करें, दो पार्ट्स में इंप्योरिटीज बात हो रही है। द सॉल्युबल इंप्योरिटीज मतलब क्या, जो मैंने बताया हाईली रिएक्टिव मेटल वाले इंप्योरिटीज, ठीक है ना। तो सॉल्युबल इंप्योरिटीज पास इनटू द सॉल्यूशन while the insoluble impurities, especially the less electropositive impurities, collect below the anode as anodic mud or anode sludge, ठीक है। तो ये बात करी किसके बारे में, इंप्योरिटीज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे क्या बता रहे हैं, सबसे पहले यहां पे बता रहे हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर।
तो प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, इम्प्योर मेटल क्या होगा, इम्प्योर कॉपर क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। थिन शीट ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग व्हाट, H2SO4, ठीक है। देन करंट ऑफ 1.3 वोल्ट इज पास्ड, एनोडिक मड, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आता है। एनोडिक मड कंटेन्स सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब कैसे हैं, ये सब दीज आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। While impurities like iron, zinc, nickel, etc. pass into the solution, 99.9% pure copper is obtained. ठीक है ना, 99.9% प्योर कॉपर इज व्हाट, इट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां पे एज एन एग्जांपल लेके बताऊं फटाफट से एक बार। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो अभी इसमें एक बात का ध्यान देना है इसमें कि ओवर हेयर यहां पे जो है, ये हमने फटाफट से एक ऐसा पूरा सेटअप बना देता हूं, ये फटाफट से पूरा एक ऐसा सेटअप में बना देता हूं इसको। यहां पे ये मान लो ये ऐसे कॉपर को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं फटाफट रीडिंग कर दूंगा, बाकी सब समझा दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे जो है सपोज करो ये लगा दी गई बैटरी, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ा होगा वो हो जाएगा कैथोड, ठीक है। थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर, राइट। एंड यहां पे जो है ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो लगा है वो क्या हो गया, वो हो गया एनोड। ये क्या है, इम्प्योर कॉपर, ठीक है। अभी यहां पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मैंने अभी जिंक का जो एग्जांपल लिया उसमें मैंने एग्जांपल में क्या लिया, मोल्टन सॉल्ट लिया। अभी मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं किसका, जिंक में अभी मोल्टन सॉल्ट का एग्जांपल लिया। अभी मोल्टन सॉल्ट के एग्जांपल को कंसिडर करो, ठीक है। मैंने एक्वस नहीं लिया बिकॉज उसमें फिर मुझे एक रीजन बताना पड़ेगा जो मैं इलेक्ट्रो में पढ़ाता हूं, राइट। तो ये इस तरह से, ये ऐसा है। तो यहां पे मैंने ले लिया क्या, एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली जो हमारे पास इम्प्योर एनोड है, इम्प्योर कॉपर विच इज एक्टिंग एज एनोड, उसके पास क्या क्या है। सबसे पहली बात, उसके पास है कॉपर मेटल, उसके पास है रिएक्टिव मेटल इंप्योरिटीज, रिएक्टिव मेटल इंप्योरिटीज जैसे कौन कौन से रिएक्टिव मेटल इंप्योरिटी, जैसे हमने यहां पे देखा आयन हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, ठीक है। तो रिएक्टिव मेटल इंप्योरिटीज कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आयन, जिंक, निकल, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इंप्योरिटीज, मेटल इंप्योरिटीज जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, समझे क्या, राइट। तो आप देखना ध्यान से, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ऑन पासिंग क्या, इलेक्ट्रिक करंट, जब हमने यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास किया
तो क्या होगा, हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है ना, मतलब एक्वस सोल्यूशन मतलब कॉपर सल्फेट भी और वाटर भी है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट विल डिसोसिएट एज व्हाट, कॉपर +2 प्लस SO4 -2 एंड एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर भी है, वाटर विल डिसोसिएट एज व्हाट, H+ एंड OH-, ठीक है, राइट। तो यहां पे हमें पता है क्या, A फॉर एनायन एंड A फॉर एनोड, ठीक है। तो A फॉर एनायन, A फॉर एनोड, तो एनायन जैसे SO4 -2 एंड OH-, they will migrate towards, these anions will migrate towards what, anode, right now। अब देखो, अब आए किधर, एनोड पे आए, तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, एट एनोड व्हाट विल हैपन एट एनोड, एट एनोड competition for oxidation, occurs between what, सबसे पहला जो कंपटीशन होगा कॉपर से, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका E0 कॉपर से कॉपर +2 ये होता है कितना, -0.34 वोल्ट। बात समझे क्या। सेकंड क्या है, OH-, मैंने बताया था 4OH- गिव्स व्हाट, 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, एंड यहां पे E0 ऑक्सीडेशन ऑफ OH-, E0 ऑक्सीडेशन फॉर OH-, ऑक्सीडेशन ऑफ OH- से O2 ये होता है -1.23 वोल्ट, ये जो है ये होता है, दिस इज इक्वल टू -1.23 वोल्ट। एंड देन लास्ट C जो है 2 सल्फेट से S2O8-2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, वेट यहां पे क्या होगा, ओवर हियर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वेट ऑफ SO4 -2, ये जो होता है यहां पे एनीवेज द वैल्यू इज वेरी लेस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ SO4 -2 का जो वैल्यू है दैट इज वेरी लेस। तो यहां पे हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि E0 SO4 -2 से S2O8-2, दिस वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे भी याद नहीं, बट दिस इतना पता है कि दिस इज लेस दैन -1.23 वोल्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहां से हमें क्या दिख रहा है कि E0 ऑक्सीडेशन कॉपर से कॉपर +2 जो है सबसे बड़ा है, फिर कितना है E0 ऑक्सीडेशन OH- से O2, और फिर क्या है E0 सल्फेट से S2O8-2। तो इन सब में से सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका होगा, कॉपर का ही होगा ना, बिकॉज कॉपर कितना है, -0.34 है, एंड ये -1.23, -0.34 इज बिगर देन -1.23, समझे क्या, राइट। देयरफॉर एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन HR क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन HR हो जाएगा जो इम्प्योर कॉपर मेटल है, इम्प्योर कॉपर जिसके पास कई सारे पार्ट्स हैं, उसमें से जो कॉपर है दैट विल कॉपर +2 + 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस
enters into what? This enters into electrolyte. समझे क्या? राइट. एंड जो impurities, reactive metal impurities, जैसे सपोज करो हमारे पास आयन हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट नाउ, अभी इमीडिएटली नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल एंटर इनटू द सॉल्यूशन एज फेरस, एज Na+2, as Zn+2, and will be soluble. समझेगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड लेस रिएक्टिव इंप्योरिटीज, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्योरिटीज, जैसे सिल्वर, गोल्ड, समझे क्या? प्लैटिनम, पलाडियम, ऐसे लिखता हूं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, palladium, this will collect as anode mud and this is very precious. समझे क्या? क्योंकि इसमें गोल्ड है ना, गोल्ड सिल्वर है ना, and it is what precious, right? now अभी at cathode क्या होगा? at cathode क्या होगा? मैंने बताया था C for क्या होता है? cation. I have told you C for cation and C for cathode, right? therefore cations कितने हैं यहाँ पे? हमने रिएक्शन लिखा, cations कितने हैं? एक तो कॉपर +2 का कैटायन है जो एनोड से आया, और जो इलेक्ट्रोलाइट का, और एक H+ है. तो दो तरह के कैटायंस है ना हमारे पास कैटायंस है कॉपर +2 और एक कैटायन है क्या? H+. therefore copper +2 and H+ will move towards what? cathode. तो जैसे हमने एनोड पे देखा कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जब हमारे पास एक से ज्यादा कंपटीशन हो जाता है तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइज होता है. उसी तरह से क्या बोलेंगे? कैटायन हैविंग, इफ मोर देन वन कैटायन, then cation having greater reduction potential, cation having greater reduction potential will be reduced over cathode first. ठीक है? तो यहां पे दो तरह के कैटायंस है. ठीक है? तो कंपटीशन किसके बीच में है? कंपटीशन फॉर रिडक्शन. तो किसके बीच में कंपटीशन फॉर रिडक्शन है? पहले एक तो है कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर. ठीक है? तो इसका E0 रिडक्शन कितना हो गया? E0 कॉपर +2 से कॉपर कितना हो गया? +0.34 वोल्ट. और दूसरा क्या है? 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन. तो इसका कितना है? E0 H+ से H2 कितना है? 0.00 वोल्ट. तो यहां से क्या दिख रहा है? किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना. तो क्या बताएंगे? सिंस E0 कॉपर +2 से कॉपर which is +0.34 volt is more than E0 H+ से H2 which is 0.00 volt. Therefore at cathode क्या हो जाएगा? रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिडक्शन ऑफ रिएक्शन will be what? Copper +2 plus copper gives copper, metal is deposited over cathode. समझे क्या?
तो इस तरह से प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ओवर कैथोड। समझे क्या? यहां से जो प्योरिटी मिलता है वो कितना है? 99.9% प्योरिटी मिलता है प्योर कॉपर का। ठीक है, राइट? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट जो है, सिमिलरली एकदम इसी तरह, अब मैं सारे एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूं, एकदम इसी तरह अगर प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्वर किया जाएगा तो इम्प्योर सिल्वर एनोड बन जाएगा, प्योर सिल्वर कैथोड बन जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 कंटेनिंग व्हाट? HNO3। समझे क्या? राइट। एंड मेटल विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। समझे? उसी तरह से प्योरिफिकेशन ऑफ लेड की बात करेंगे तो इम्प्योर लेड एनोड, प्योर लेड कैथोड। देन सोल्यूशन ऑफ PbSiF6 कंटेनिंग H2SiF6 क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है। नाउ सम ऑफ द स्पेशल मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग, इंपॉर्टेंट है ये, सिंपल है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुत सिंपल है बट क्वेश्चन आर आस्क्ड। तो स्पेशल मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग, जैसे सबसे पहला है मॉन्स प्रोसेस, इसको बस इसी से पढ़ा देता हूं। मॉन्स प्रोसेस में क्या है? निकल जो है इट इज प्योरिफाइड बाय दिस मेथड। ठीक है, तो निकल इज प्योरिफाइड बाय दिस मेथड। इसमें होता क्या है? इम्प्योर निकल इज हीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन volatile compound nickel carbonyl is formed. Nickel carbonyl decomposes at 180 degrees Celsius to form pure nickel and carbon monoxide which can be used again. तो मॉन्स प्रोसेस में ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मॉन्स प्रोसेस में क्या है? मॉन्स प्रोसेस, इसमें क्या है? मॉन्स प्रोसेस में यहां पे इम्प्योर निकल, इम्प्योर निकल, तो इम्प्योर निकल के पास क्या होगा? निकल होगा और इंप्योरिटी होगा। ठीक है, तो इसको रिएक्ट कराएगा किसके साथ? CO के साथ, 4CO के साथ। तो इम्प्योर निकल में जो निकल वाला पार्ट है, इम्प्योर निकल में जो निकल वाला पार्ट है, बस वो रिएक्ट किया CO के साथ। इंप्योरिटी डज नॉट रिएक्ट विथ CO। इंप्योरिटी जो है दिस डज नॉट रिएक्ट विद CO। इंप्योरिटी रिएक्ट नहीं करता है। और जो निकल है वो रिएक्ट किया, क्या बनाया? NiCO4। ये हमने पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। दिस इज वोलेटाइल, मतलब गैसियस स्टेट में आता है, ये गैस फेज में आएगा। एंड इसको हीट कर दो एट 180 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या होगा? ये पूरा पूरा डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? निकल। अब ये जो निकल आएगा दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी द प्योर निकल प्लस क्या? 4CO। समझे? तो मॉन्स प्रोसेस है ये, राइट? तो ये चीज है। एंड ये जो CO आया है, दिस CO कैन बी रीयूज्ड अगेन। समझे क्या? सिमिलरली वैन आर्कल प्रोसेस एकदम इसी तरह से है। वैन आर्कल प्रोसेस में क्या होगा? दिस मेथड इज जनरली अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग द अल्ट्रा प्योर मेटल, मतलब ज्यादा प्योरिटी। अल्ट्रा प्योर मेटल मतलब ज्यादा प्योरिटी। ठीक है, द इम्प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल कंपाउंड, सेम इसी तरह, व्हाइल द इम्प्योरिटीज आर नॉट अफेक्टेड। द वोलेटाइल कंपाउंड इज देन डिकम्पोज इलेक्ट्रिकली टू गेट द प्योर मेटल। कौन कौन से मेटल्स के लिए यूज होता है वैन आर्कल? टिटानियम, जर्कोनियम, हैफनियम एंड सिलिकन। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखो, टिटानियम, जर्कोनियम, हैफनियम एंड सिलिकन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? किस तरह से? इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल में जैसे मैंने बताया, इम्प्योर मेटल में मैंने क्या बताया? इम्प्योर मेटल को रिएक्ट कराया जाएगा I2 के साथ, क्या आएगा? मेटल आयोडाइड के वेपर्स आएंगे। फिर ये जो आयोडाइड के वेपर्स आए इसको हीट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आयोडीन वापस से रिलीज हो जाएगा और प्योर मेटल हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फिर से अगर मैं वैसे ही बताऊं, इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल, तो इम्प्योर मेटल के पास क्या क्या है? इम्प्योर मेटल के पास है मेटल और उसके पास है इम्प्योरिटी। ठीक है, तो इसको रिएक्ट कराएगा I2 के साथ। इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं करता I2 के साथ, मेटल रिएक्ट कर जाएगा, क्या बनाएगा? मेटल आयोडाइड वेपर्स, मेटल आयोडाइड वेपर्स, मेटल आयोडाइड वेपर्स। तो ये जो मेटल आयोडाइड वेपर्स आए, दीज मेटल आयोडाइड वेपर्स हैव प्योर मेटल ना नाउ, बिकॉज इंप्योरिटी तो रिएक्ट नहीं किया, तो इसके पास क्या है? इसके पास प्योर मेटल है अभी। उसी तरह से यहां पे हमने जो देखा था, यहां पे हमने जो देखा था, ये NiCO4 जो आया, इसके पास क्या है? दिस हैज नाउ प्योर जिंक, प्योर निकल, क्योंकि इंप्योरिटी तो आया नहीं ना CO के साथ, इंप्योरिटी तो निकल गया ना, इंप्योरिटी तो रिएक्ट ही नहीं किया CO के साथ, तो NiCO4 के पास क्या है? प्योर निकल है। उसी तरह से यहाँ पे जो मेटल आयोडाइड के जो वेपर्स आ रहे हैं, इनके पास क्या है? प्योर मेटल है, राइट? नाउ दीज मेटल आयोडाइड वेपर्स आर हीटेड एंड डिकम्पोज्ड, एंड टू गिव व्हाट? प्योर मेटल प्लस I2 gas is released.
बात समझे क्या? तो यहां पे किस तरह से होगा, जैसे फॉर एग्जांपल टिटेनियम, इम्प्योर टिटेनियम प्लस I2 एट 523 केल्विन क्या देगा, TiI4 गैस. देन दिस TiI4 इज हीटेड एट 1700 केल्विन टू गिव टिटेनियम प्लस I2 गैस. तो ये जो टिटेनियम आया है ये क्या आया है, प्योर टिटेनियम आया है. तो एग्जाम्पल याद रखो, वैन आर्कल से कौन कौन से मेटल्स का रिफाइनिंग होता है? रिफाइनिंग होता है टिटेनियम, जर्कोनियम, हैफ्नियम एंड सिलिकॉन. टिटेनियम, जर्कोनियम, हैफ्नियम एंड सिलिकॉन. ठीक है. एंड देन दिस लास्ट, मगर ये वैन आर्कल इज एक्सपेंसिव. ठीक है, वैन आर्कल मेथड इज व्हाट, एक्सपेंसिव. नाउ नेक्स्ट जो है जोन रिफाइनिंग ऑफ फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन. तो ये भी देख लो जरा ध्यान से, जोन रिफाइनिंग ऑफ फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन. एलिमेंट सच एज, इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है जोन रिफाइनिंग. जोन रिफाइनिंग जो है एलिमेंट सच एज सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम विच आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स. समझे क्या? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम दे आर रिफाइंड बाय दिस मेथड. इसमें से सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये ग्रुप 14 का है. ग्रुप 13 का जो है गैलियम है एंड ग्रुप 14 के जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है विच आर यूज्ड इन सेमीकंडक्टर्स. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूज्ड इन सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, राइट. They are refined by this method and this gives highly pure metal. Zone refining gives 99.999% प्योर मेटल्स. इस बात को ध्यान रखो, 99.999 मतलब क्या, 5 नाइन्स. This gives 99.999% प्योर मेटल मतलब 5 नाइन्स. बात समझे क्या? राइट. सो अल्ट्रा हाईली प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड. ठीक है. सो दिस मेथड, इसका प्रिंसिपल क्या है, बहुत सिंपल है. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ इंप्योरिटीज इन द मोल्टन एंड सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल. ठीक है. तो पहले मैं समझा देता हूं यहां पे होता क्या है. यहां पे सपोज करो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इम्प्योर मेटल. ये इम्प्योर मेटल है, दिस इज इम्प्योर मेटल, दिस इज इम्प्योर मेटल. तो इसका प्रिंसिपल पहले समझा देता हूं. प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज impurities are more soluble in molten part of metal than in the solid part of the metal, than in the solid part of the metal. Impurities are more soluble in the molten part of the metal than in the solid part of the metal. समझेगा? तो यहां पे क्या होगा, यहां पे पहले क्या है, ये एक इम्प्योर मेटल है. फिर क्या किया जाता है, इसको यहां से एक मूवेबल हीटर होता है, मूवेबल हीटर होता है. इसको मैं चलो येलो से ऐसे दिखा देता हूं. फ्लेम या हीटिंग फ्लेम या मूवेबल हीटर होता है, उसको हम लोग एक तरफ से हीट करना चालू करते हैं. ठीक है. तो जब एक तरफ से हीट करना चालू करते हैं तो यहां का स्टार्टिंग से क्या होता है, पहले मेल्ट होता है. फिर हीटर को हम लोग क्या किए, हीटर को हम लोग मूव कर दिए. हीटर को हमने क्या किया, मूव कर दिया. तो हीटर को जब हमने मूव कर दिया तो क्या हुआ, अब इतना वाला पार्ट जो पहले मेल्ट हो गया था, इतना वाला पार्ट जो पहले मेल्ट हो गया था, वो अभी क्या हो गया, वो फ्रीज होना चालू हो गया, सॉलिडिफाई होना चालू हो गया. ठीक है. तो ये सॉलिडिफाई हो गया. मगर इस वाले पार्ट में जो इंप्योरिटीज थे, क्योंकि हीटर अभी हमने क्या किया, मूव कर दिया ना, ऐसे हीटर हमने यहां से ऐसे मूव कर दिया, तो अभी क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गया. ठीक है. अभी क्योंकि मैंने क्या बताया, इंप्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मोल्टन पार्ट, तो इस वाले पार्ट के जो सॉलिडिफाई वाला पार्ट है उसके इंप्योरिटीज चल के किधर आ गए, उसके इंप्योरिटीज चल के इधर आ गए. समझे क्या? फिर हमने क्या किया, हीटर को हमने थोड़ा और मूव कर दिया इस तरफ, हीटर को हम लोग इस तरफ ले आए, मूव कर दिया हमने. ठीक है. तो जब हम लोग हीटर को मूव कर दिया तो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी जो है ये वाला पार्ट जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और पहले वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा. अलग से दिखा देता हूं, ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. और अब सॉलिडिफाइड पार्ट के जितने भी इंप्योरिटीज हैं ये चल के किधर आ जाएंगे, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया. ब्लू से जो मैं कर रहा हूं पूरा सॉलिडिफाई हो गया. अभी ग्रीन और ब्लू वाले पार्ट के जितने भी इंप्योरिटीज वो चल के किधर आ गए, वो इस मोल्टन पार्ट की तरफ आ गए.
ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने हीटर को थोड़ा और मूव कर दिया, और अभी हम लोग क्या कर दिए, हीटर को हम लोग इस तरफ ले आए। हम लोग हीटर को इस तरफ ले आए तो अभी क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस पार्ट ऑफ द मेटल विल स्टार्ट मेल्टिंग, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, और इससे पहले का जितना भी पार्ट है वो पूरा क्या हो गया, वो पूरा सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया, ये पूरा सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया, समझे क्या। और अब पुराने मोल्टन पार्ट की जितने भी इंप्योरिटीज हैं वो चल के किधर आ गए, इस मोल्टन पार्ट की तरफ आ गए, ठीक है। तो अभी हमें दिख रहा है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेटल जितने भी इंप्योरिटीज हैं वो सब के सब इंप्योरिटीज जो है कहां पे आके कॉन्सेंट्रेट हो गए, यहां पे आके कॉन्सेंट्रेट हो गए। ये दिस बिकम्स, दिस हैज व्हाट, दिस नाउ हैज मेजर इंप्योरिटीज, मेजर इंप्योरिटीज, सबके सब इंप्योरिटीज एक तरफ आ गए, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इस वाले पार्ट को, दिस पार्ट इज जस्ट कट ऑफ, इस पार्ट को क्या कर दिया जाता है, दिस पार्ट इज जस्ट कट ऑफ, तो इस वाले पार्ट को काट दिया जाएगा, एंड जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग हमारे पास ये बचेगा, ये वाला पार्ट, एंड दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स अल्ट्रा प्योर मेटल, समझे क्या। सो दिस इज व्हाट जोन रिफाइनिंग। तो यहां पे क्या बता रहे, यहां पे बता रहे कि प्रिंसिपल क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज ऑफ इंप्योरिटीज इन मोल्टन एंड सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। A movable heater is fitted with a rod of the impure metal. The heater is slowly moved across the rod. Metal melts at the point of heating, and as the heater moves from one end to the other end, the pure metal crystallizes while the impurities passed onto the adjacent melted zone या molten zone. ठीक है, अब वो डायग्राम से देखकर क्लियर हो रहा है, मैंने समझा दिया, राइट। नाउ फिर तीन तरह के मेटलर्जी हैं, मैंने तुमको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, पायरोमेटलर्जी में एलिग्नोथर्मी एंड स्मेल्टिंग, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, आयरन, जिंक, लेड, टिन, निकल, क्रोमियम, मरकरी, मरकरी वैसे नहीं होता है, होता नहीं है। हाइड्रोमेटलर्जी में सिल्वर एंड गोल्ड, समझे क्या। एंड देन इलेक्ट्रोमेटलर्जी में हाईली रिएक्टिव दिस, तो ये रीड कर लेना, ठीक है। सो नाउ सारे स्टेप्स मैंने पढ़ा दिए, अभी बस हमारा क्या बचा मेटलर्जी में, 2 क्लास और लगेगा। वी आर लेफ्ट विद नाउ